गाइस हेलो एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स लीग। गाइस आज की जो क्लास है ना वो सिर्फ क्लास 11th के लिए नहीं है। क्लास 11th, क्लास 12th, उसके बाद जितने भी लोगों का जो भी एग्जाम हो जिसका लेना देना इकोनॉमिक्स के साथ हो, इकोनॉमी को समझने का जिनका दिल हो, जिनको ये समझना हो कि जब बड़े बूढ़े कहा करते हैं कि भाई जो आदमी सही टाइम पे सही काम करे उस आदमी की जय जयकार होती है। सुना होगा ना आपने कि भाई सही टाइमिंग पे सही काम हो जाए। ये सही टाइमिंग पे सही काम करने वाला व्यक्ति होता कौन है? ये बड़ा फैक्ट वाला बंदा होता है, लॉजिकल बंदा होता है, या बहुत समझ रखता है। देखो मेरा जवाब ये है कि जो डिसीजन मेकिंग कर सकता है, जो रैशनल डिसीजन मेकर होता है, जिसको समझ में आता है कि उसको फैसले कौन से कब लेने हैं और उसको उसकी समझ है, तो डेफिनेटली वो अपने लाइफ में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जरूर ऐसा करेगा जो उसकी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आएगा। एट द सेम टाइम पूरी इकोनॉमी को उससे बहुत काइंड ऑफ बेनिफिट होने वाला है। आज की क्लास में गाइस हम पढ़ेंगे व्हाट इज इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज इकोनॉमी। क्लास 12th से और 11th से रिलेटेड ऑलरेडी इस चैनल पर 70 वीडियोज ऑलरेडी है और ये कीप मेकिंग प्रोसेस में है। एवरी टाइम आई एम मेकिंग वीडियो फॉर योर वैल्यू एडिशन, ताकि आपको इसका फायदा मिले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स भी होंगे, चैनल पर जाकर आप विजिट कर सकते हो। वीडियो को एंजॉय करो, पढ़ो, समझो, कुछ नॉलेज इकट्ठा करो और दोस्तों के बीच में से जितना हो सकता है उतना आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, चलो अब हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी बकैती के। लेट्स अंडरस्टैंड टुडेज क्लास वुड बी इंटरेस्टिंग गाइस। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमी को थोड़ा सा हम बाद में टेक ओवर करेंगे, पहले इकोनॉमिक्स को देखते हैं। इकोनॉमिक्स का बेसिक मतलब क्या होता है? देखो इकोनॉमिक्स का अगर मैं एक प्रॉपर लाइन बोलूं ना आपको, एक शाइनी टाइप बोलता हूं, इकोनॉमिक्स is the subject. Economics is the subject which basically maximizes your gains and minimizes your sacrifices. मतलब आपके त्याग को कम करना, आपके लाभ को बढ़ाना, यही है असल में इकोनॉमिक्स। करेक्ट है? इसकी पूरी जो साइकी है ना, साइकोलॉजी जो है, कैसे समझना है, इसमें किस तरीके की चीजों को हमको ऐड करना है, पढ़ना है, समझना है, एवरीथिंग यू गोना गेट नो इन दिस वीडियो। इकोनॉमिक्स का बेसिकली अगर हम स्टार्टिंग से शुरू करें तो देखो मैं लिख रहा हूं इकोनोमिया। इकोनोमिया बोला जाएगा। देखो इकोनोमिया एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है ना? कौन सा वर्ड है? ये ग्रीक वर्ड है। असल में इकोनॉमिक्स इसी वर्ड से डिराइव हुआ है, इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स एक इंग्लिश का वर्ड है। ठीक है, अगर हम हिंदी में कहें तो इसी को हम लोग कह सकते हैं अर्थशास्त्र। क्या कहेंगे? अर्थशास्त्र। हिंदी में थोड़ा और क्लियर हो जाता है। अर्थ का मतलब होता है धन, शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन, मतलब पढ़ाई। तो इसको हम कह सकते हैं धन का अध्ययन करना या स्टडी ऑफ वेल्थ। हालांकि स्टडी ऑफ वेल्थ को भी साइंस ऑफ वेल्थ कहा है इकोनॉमिक्स के फादर ने। तो हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? जिन्होंने ये दिया डेफिनेशन, उनका नाम है एडम स्मिथ। 1776 में उनकी बुक आई थी द वेल्थ ऑफ नेशन। उस वेल्थ ऑफ नेशन के अंदर उन्होंने इसका जिक्र किया प्रॉपरली कि इकोनॉमिक्स क्या है, क्या इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हो सकती है। हालांकि उसके पहले भी अल्फ्रेड मार्शल, उसके बाद भी काफ़ी सारे इकोनॉमिक जो है, इकोनॉमिस्ट जो है, उन लोगों ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है। पर हम लोग फिलहाल एडम स्मिथ की डेफिनेशन को बहुत स्ट्रिक्ट मानते हैं। बेसिकली ऐसी डेफिनेशन जो बहुत समय तक चल रही है और अभी भी उसकी करंट में कोई वैल्यू कम नहीं हुई है। करेक्ट? सो अर्थशास्त्र में इकोनोमिया जो वर्ड बनाया था, ग्रीक वर्ड, उसका बेसिक मतलब ये था, इकोनोमिया का मतलब था हाउस होल्ड मैनेजमेंट। कौन सा मैनेजमेंट? हाउस होल्ड का मैनेजमेंट। आई डोंट थिंक सो कि आपको हाउस होल्ड में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, नहीं होगा। हाउस होल्ड का मतलब बच्चों होता है कि आपके यहाँ पर जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस हैं, जो भी संसाधन हैं आपके पास, उनको मैनेज कैसे किया जाए।
सुबह इकोनॉमी आता है। जब ये इंडियंस में ड्राइव हुआ इकोनॉमिक्स, इसका मतलब ये रखा गया कि आपके पास जो भी चीज़ें हैं, रिसोर्सेस, जिनसे आप सब कुछ प्राप्त करना चाहते हो, सेटिस्फैक्शन लेनी चाहते हो, मैक्सिमम बेनिफिट करना चाहते हो, एवरीथिंग यू कैन हैव टू एक्चुअली मैनेज। करेक्ट है। इकोनॉमिक्स का अगर प्रॉपर डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो एडम स्मिथ की डेफिनेशन को हम यहाँ कंसीडर करेंगे, है ना। और इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन के साथ इन्होंने बोला इकोनॉमिक्स क्या है, इट इज सोशल साइंस। क्या है? इट इज अ सोशल साइंस विच स्टडीज, जो किसको स्टडी करता है, विच स्टडीज द ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर कैसे स्टडी करता है, दैट हाउ एन इंडिविजुअल, देखो मैं अब कई सारे नाम लिख सकता हूं लेकिन आई थिंक इससे क्लियर हो जाएगा आपको, हाउ एन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, ऑब्वियसली इसमें गवर्नमेंट भी इंक्लूड होगा, इसमें विदेश भी इंक्लूड होगा, फॉरेन भी इंक्लूड होगा, और ये सारी चीजें आपको इंडिविजुअल के तौर पे या सोसाइटी के तौर पर, इंडिविजुअल, हाउ एन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी क्या कर रही है, मेट्स, एक मिनट, मेट्स अनलिमिटेड डिजायर लिखना बेहतर होगा, या वांट्स भी लिख सकते हो बच्चों, मीट्स अनलिमिटेड डिजायर्स विद लिमिटेड रिसोर्सेस, लिमिटेड रिसोर्सेस। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि इकोनॉमिक्स एक ऐसी चीजों का स्टडी करने का काम है जिसमें बेसिकली एक इंडिविजुअल के तौर पे, सोसाइटी के तौर पे, फर्म के तौर पे, गवर्नमेंट के तौर पे कैसे वो लिमिटेड रिसोर्सेस से, आपके पृथ्वी पे कोई रिसोर्सेस है वो तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लिमिटेड फॉर्म में ही है, उस लिमिटेड रिसोर्सेस से अनलिमिटेड डिजायर, आपको मालूम है जरूरत तो कम होती है पर लालच, ग्रीड, चाहत, डिजायर वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपकी अनलिमिटेड डिजायर को लिमिटेड रिसोर्सेस से पूरा करना है तो कैसे करोगे? कैसे करोगे आपके पास मान लो 10 रुपए हैं, उस 10 रुपए में आपको कुछ, आपको गेम खेलना है, पहला आप सोच रहे हो कि कुछ खा लिया जाए, दूसरा आप कह रहे हो सेल कर लिया जाए, तीसरा मतलब एक लिमिटेड रिसोर्सेस से आपके बहुत सारे यूजर्स हो सकते हैं, बहुत सारे यूज हो सकते हैं, और साथ में उन्हीं यूजर्स में, उन्हीं ऑप्शंस में आपको चुनना भी पड़ेगा क्या कौन सा किया जाए, कौन सा बेहतर लगेगा यहाँ करने में। तो इसका मतलब कि अगर आप इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, ये आपसे क्या वैल्यू ऐड कर देगा, ये आपको ये वैल्यू ऐड कर देगा कि समय समय पे आपको ये पता चलता रहेगा कि मैं अपने रिसोर्सेस को, जो भी मेरे पास है, मेरे पास टाइम है, रिसोर्सेस है, मनी है, कोई भी चीज़ आपके पास है, उन चीज़ों का यूटिलाइजेशन कहाँ करना है, उसकी चॉइस सबसे बेहतरीन कहाँ होगी, और वो डिसीजन मेकिंग में कितना बढ़िया होगा, और आपके डिसीजन जितने अच्छे होंगे आपकी रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन उतनी बेहतर होगी, उतनी इफिशियंट होगी, उतना ज़्यादा आप उससे अपनी नीड को, अपने वांट को सेटिस्फाई करा पाओगे। एक बात बताओ, सुनो, क्या सबको पूरा करना क्या ये संभव है? हो सकता है क्या? एवरीथिंग यू कैन डिजायर यू कैन फुलफिल, इजंट इट? आई डोंट थिंक सो, राइट? कुछ भी चीज तो अधूरी रह नहीं जाएगी ना, कुछ अधूरी चीजें ही तो जीवन जीने का मजा देती हैं, पर वो चीजें शायरी में चलती है भाई, इधर इकोनॉमिक्स में नहीं चलती। इकोनॉमिक्स तो भैया कहता है देखो एक आदमी कैसे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड नीड को पूरा करेगा, वांट्स को, मैं यही देखूंगा और मैं यही ऑब्जर्व करूंगा, यही स्टडी करूंगा, मेरा नाम है इकोनॉमिक्स। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी इकोनॉमिक्स के बेसिक फंडे को अगर हम आगे और फर्दर एक्सटेंड करें तो इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर किसी भी इकोनॉमिक्स को समझना है, कहीं भी आपको प्रॉपर डिसीजन मेकिंग करनी है, तो डिसीजन मेकिंग करने के लिए ये बहुत जरूरी हो जाएगा कि आप सही तरीके से उस रिसोर्सेज की कैपेसिटी और उसकी कैपेबिलिटी को समझो। अगर उसकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को आप समझ जाते हो तो आप ज़्यादा बेहतर पोजीशन में रहेंगे डिसीजन मेकिंग करने के, सो दैट उस यूटिलाइजेशन को प्रॉपर किया जाए और मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट कमाया जाए। करेक्ट है? बहुत सही।
अगर हम लोग बात करें इंडिविजुअल के तौर पे, तो इंडिविजुअल को क्या चाहिए? या तो मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए या मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहिए, संतुष्टि चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा उसे लिमिटेड रिसोर्सेज से, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो मनी, वट एवर इट इज। और सोसाइटी के तौर पे देखोगे, सोसाइटी को कब मजा आएगा भाई? सोसाइटी को मजा आएगा सोशल वेलफेयर से, समाज का कल्याण हो रहा है या नहीं हो रहा है। और ये सारी चीज़ें सोसाइटी में गवर्नमेंट जो इंक्लूडेड है उसी का ये सारा फंडा होता है ना बच्चों? क्लियर है ना? इस सेक्शन को थोड़ा हटाते हैं। इकोनॉमिक्स अगर आपकी समझ में आ गई तो इकोनॉमिक्स के हम लोग थोड़ी सी ब्रांचेस को पढ़ लेते हैं। तो अगर आप अच्छे से समझ गए उसको, तो इसका मतलब ये है कि आपने पिछले 4 मिनट में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड जरूर कर ली है। और अगर आप अब तक रुके हुए हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत और कुछ सीखने वाले हो आप लोग। वीडियो अच्छी लग रही हो तो जरूर लाइक करें और कमेंट करें अपने प्यारे प्यारे। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक्स की 2 ब्रांचेस कौन सी हैं। देखो 2 ब्रांचेस है, ये हम कह सकते हैं कि उसी इकोनॉमिक्स को 2 भागों में स्प्लिट कर लिया गया है, तब सब ताकि वो समझ में ज़्यादा इजीली आ जाए। एक को कहा गया माइक्रो, क्या बोला? माइक्रो इकोनॉमिक्स। और एक को कहा मैक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा, सबसे पहले हम माइक्रो को पढ़ते हैं, मैक्रो थोड़ा देर में देखेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब ये है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो इकोनॉमिक्स क्या कर रही थी, स्टडी कर रही थी ना, कि बंदे या आपस में जो लोग हैं वो कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं रिसोर्सेज को अपने वांट्स को पूरा करने के लिए। यहाँ पर इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी होती है। क्या बोला? इट स्टडीज, ये किसको स्टडी करेगा? तो ह्यूमन बिहेवियर को ही। पर ह्यूमन बिहेवियर में किसको करेगा? तो आप लिखोगे इंडिविजुअल। कोई एक बंदा है, आप ही हो, मैं हूं, या चाची है, चाचा है, मम्मी है, मम्मा है, कोई भी है, अकेला अपने दम पर वो क्या डिमांड करेगा, वो क्या सप्लाई करेगा, उसकी क्या डिजायर्स है, उसके कितने रिसोर्सेस उसके पास हैं, उन चीज़ों को अगर आप ऑब्जर्व करके देखो गाइस, तो आप समझ जाओगे कि वो सारी स्टडीज माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ही हो। बात समझ में आती नहीं आती? इसी माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो पापा जी हैं, पापा मतलब द फादर, जो मैंने कुछ देर पहले भी बोला था, कौन थे? एडम स्मिथ। क्या नाम है? एडम स्मिथ। अच्छा, एडम स्मिथ का मतलब क्या है? देखो, ये आदमी है इकोनॉमिस्ट। पहले तो आप याद से समझते हो ये आदमी कौन है? यह है इकोनॉमिस्ट। और इकोनॉमिस्ट होने के नाते इस बंदे ने एक डेफिनेशन दी। उस डेफिनेशन का जो परिप्रेक्ष्य आपको मिलेगा, अगर आप चाहो तो रिसर्च भी कर सकते हो, वो आपको मिल जाएगी 1776 की एक बुक है उनकी, जिसका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। नेशन का मतलब ऑब्वियसली यहाँ पर राष्ट्र की बात हो रही है। तो राष्ट्र का वेल्थ क्या है, राष्ट्र का धन क्या है, राष्ट्र की संपत्ति क्या है, इसी को ही ब्रॉडली इन्होंने कह दिया कि यह इकोनॉमिक्स है। और क्योंकि इन्होंने कहा मैं माइक्रो लेवल पर पढ़ना चाहता हूँ, मतलब इंडिविजुअल लेवल पर मैं समझना चाहता हूँ कि कैसे वो एक इंसान कैसे यूटिलाइज करेगा अपने रिसोर्सेस को। अब जब भी हम कहते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पे इकोनॉमिस्ट ने ये बात बोली, तो उसने साथ ही साथ एक छोटी सी बात और लिखी, जिसको हमने अभी कुछ देर पहले बोला, साइंस ऑफ वेल्थ। हिंदी में अगर कहें, जो आर्ट्स के बच्चे हैं उनको और समझ में आ जाएगा, जो मैंने ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से हैं। साइंस ऑफ वेल्थ का मतलब हो गया धन का विज्ञान। मतलब धन का विज्ञान का मतलब धन को कहाँ यूज, कैसे यूज, किधर यूज, किन पर यूज, कहाँ से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। आपको पता है, मान लीजिए कि किसी का एक्सीडेंट हुआ, उसके लिए उस वक्त सबसे जरूरी क्या है? उस पैसे का सबसे बढ़िया यूटिलाइजेशन उस वक्त अगर कुछ हो सकता है तो वो जाकर अपना इलाज करवा ले। एक आदमी के पास पैसे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, वो जाके स्टॉक्स में और कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट कर दे, तो वही वो करेगा तो बेहतर कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी प्रायोरिटी उस वक्त कुछ और है। इसमें जब इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी होती है कि ये बंदा कैसे बिहेव करेगा अपने रिसोर्सेज के साथ और अपनी अनलिमिटेड वांट्स के साथ, कैसे ट्रायंगुलर मैच करेगा। ट्रायंगुलर मतलब कैसे उसके पास रिसोर्सेज हैं विच इज ऑब्वियसली स्कार्स। क्या बोला मैंने? क्या बोला? स्कार्स। व्हाट इज दिस? स्कार्स ही एक्चुअली में लिमिटेड रिसोर्सेज को आप स्कार्स बोलते हो। स्कार्स का हिंदी मतलब होता है दुर्लभ, जो बहुत कम है, या अगर है वो तो बहुत अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन के नाते कहीं पर बहुत है, कहीं पर बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरीके की समस्या तो भाई डे टू डे लाइफ में आपको भी आती है, मुझे भी आती है। हमें सब सोचना पड़ता है कि यार अभी क्या करें, सुबह क्या करें, रात में क्या करें,
अभी कौन सा अकाउंट्स, अभी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, बाद में क्या पढ़ना है, बाद में खेलना है कि पहले गेम खेलनी है, दोस्तों के साथ हैंग आउट करना है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो। उसी प्रॉब्लम में ही आपको चॉइस अगर अच्छी करनी आ जाए तो आप बाकियों से अलग दिखोगे, बाकियों से आपकी डिसीजन मेकिंग बेहतर होगी और रिसोर्सेज को अच्छी तरह से यूज कर पाओगे। हाँ या ना, समझ में तो आ रहा होगा गाइज। इसी रिसोर्सेज के ट्रायंगल अगर हम बना दे तो इस हिस्से में बंदा, मान लो ये कोई इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल का मतलब मान लो कॉमर्स लीग है, ले लो कॉमर्स लीग ले लो, अपना ही है। और यहाँ पे कौन है, यहाँ पे उसकी वॉन्ट्स है। अभी इन्हीं तीनों के बीच का कनेक्शन जितना बेहतर, लाइफ उतनी झिंगा लाला लाइफ झिंगा लाला। अच्छा, इसी के साथ ना मेरे को एक चीज याद आती है कि आपने सोचा, आप क्या देख रहे हो, आप बोल रहे भैया रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, अनलिमिटेड वॉन्ट्स कैसे पूरा होगा। अभी हमारे बहुत अखंड ज्ञानी जिनका नाम है, आपके नेता हैं भाई, श्री 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 108 महामंडलेश्वर राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी ने अभी इलेक्शन के रैली में कुछ कहा था। क्या कहा था, सुनो। उन्होंने कहा कि भाई मैं जो है, जितनी भी महिलाएं हैं भारत में, आप देखो कमाल की इकोनॉमिक्स का ज्ञान है। अभी जो आपने पढ़ा, अगर आपको पहले कुछ नहीं पता था और आप अभी पढ़ 7-8 मिनट जरा रिलेट करके देखो इस बात को, तो जरा और समझ में आ जाएगा। तो हमारे राहुल गांधी जी कहते हैं कि मैं हिंदुस्तान की सभी महिलाओं को 7,500 रुपए साल का है, कमा क्या महीने का, एक्चुअली वाओ महीने का, साल का कितना हो गया, मोटा मोटा आप मान के चलो तो 1 लाख के अराउंड मान लेते हैं। अच्छा, एक बेसिक कैलकुलेशन करते हैं। 1 लाख रुपए अगर वो एक महिला को देते हैं, भारत में कितनी महिलाएं हैं, लगभग आपका डेटा देखोगे तो 48% पे अराउंड महिलाएं हैं। हम मान लेते हैं चलो 50 है, 50 करोड़ महिलाएं होंगी, मान लेते हैं, आधा थोड़ा और कम कर लो, 50 करोड़ को 1 लाख से गुणा करना जरा। और उतनी बड़ी कैलकुलेशन है, हाँ जी बहुत बड़ी कैलकुलेशन है। इसी 50 करोड़ और को लाख से मल्टीप्लाई करोगे, सोचो पता नहीं कहाँ पहुंचेगा कैलकुलेशन, कैलकुलेटर भी हैंग हो जाएगा, है ना। रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, ऐसा तो नहीं है कोई कुबेर का खजाना है जब चाहो निकाल लिया, जब ऐसा तो नहीं होता है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है भाई। और उसमें वो कहते हैं कि वो 1 लाख रुपए दे देंगे। सर आपके वर्ष का टोटल एक्सपेंडिचर बजट कितना है, जिनको पता है वो कमेंट सेक्शन में लिखो। 11 लाख करोड़ का बजट है। कितना, 11 लाख करोड़। मुझे बात बताओ, अगर ये 50 करोड़ महिलाओं को 1 लाख रुपए साल का दे दे तो क्या ये 11 लाख करोड़ से बहुत ऊपर नहीं हो गया? हो गया नहीं हो गया, बताओ, हो गया ना। इसका क्या मतलब समझो आप, इसका ये मतलब समझो कि एक आदमी जिसको कुछ पता नहीं है इकोनॉमिक्स का, एक आदमी जिसको कुछ अता पता ही नहीं है तो लिमिटेड रिसोर्सेज क्या चीज है, किससे पूरी करनी है, कैसे मैनेज करना है, कैसे आपस में चॉइस करना है, जिसको कुछ नहीं पता है, उस आदमी को देश की कुछ जनता भारत का प्रधानमंत्री देखना चाहती है। देखो भैया मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा प्रॉब्लम यह है कि जब आपको इकोनॉमिक्स का ही नहीं पता, आप कहाँ से अपने रिसोर्सेज को मैनेज करोगे? बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर आपको तो मैनेज करना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर छोड़ो यार, डे टू डे लाइफ में आपको भी रिसोर्सेज मैनेज करनी पड़ती है, मुझे भी करनी पड़ती है। मेरे पास टाइम था तो मेरे पास क्या टाइम था कि मैं आज जाकर वीडियो शूट करूँ, पहला। दूसरा ये था कि भाई इंडिया मैच जीती है तो उसको और सेलिब्रेट करूँ, हालांकि रात में मैंने बहुत सेलिब्रेट किया। और भी ऑप्शन मेरे पास हो सकते थे कि भाई मैं जो है फैमिली के साथ बैठूँ। मेरा निश्चित समय है, 24 घंटे का समय है, और उसमें 2 घंटे के समय जो मेरा शूट वगैरह चल रहा है अभी, उसमें मैं बहुत चीज़ें कर सकता हूँ। चॉइस आ गई ना, प्रॉब्लम आ गई ना। यह आदमी कहता है नहीं हम तो दे देंगे। अरे भैया भारत का खजाने में 11 लाख करोड़, तो तुम 50 लाख करोड़ दोगे कहाँ से? दे देंगे। ये बहुत ज्ञानी आदमी है, कहीं ना कहीं से निकाल लेंगे। अपना इन शायद एफडी का अकाउंट खुलवा ले तो छोड़ते हटाते हैं उसको। तो आपको एक रिलेशन बनाने की जरूरत थी कि कैसे कैसे लोग हो सकते हैं और कैसी कैसी नॉलेज का बे यूज हो सकता है। गाइस, एडम स्मिथ ने बोला कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर सबसे पहली बात ये कि मैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करूंगा। क्या बोला उसने? कौन सी इकोनॉमी को फॉलो करेगा भाई? हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को। ये होता क्या है, ये कुछ बात और भी सीखोगे। कैपिटलिस्ट मतलब कि जो भी डिसीजन मेकिंग हो वो मार्केट के इन्फ्लुएंस पे हो। किस पे? मार्केट के इन्फ्लुएंस पे। मार्केट के इन्फ्लुएंस का मतलब ये हुआ कि मार्केट जिस सामान को चाहती है, मतलब जनता जिस सामान को चाहती है वही डिमांड, वही सामान प्रोड्यूस हो, वही सप्लाई हो, जितना कह रही है उतना ही हो। मतलब इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन एब्सोल्युटली लीस्ट या फिर जीरो।
सो एडम स्मिथ किस बात की वकालत कर रहे हैं, कह रहे देखो सरकार को स्ट्रक्चर से करो बाहर, ये सरकार बीच में घुसती है, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। और आप एक बात और सुनोगे, 3-4-5 महीने तो रैली चल रही थी इलेक्शन की, तो उसमें मोदी जी के इलेक्शन रैली में उन्होंने कहा था, क्या एक इंटरव्यू में भी शायद कहा था, आज तक के इंटरव्यू में भी, तो भाई मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट को गवर्नेंस से बाहर रखा जाए। कम ऑन, क्या गवर्नमेंट को गवर्नेंस से बाहर रखा जाए। गवर्नेंस करना तो है हमें, पर ये नहीं कि जो भी बंदा धंधा कर रहा है उसके बीच में घुसो कि नहीं अब ये करो, अब नहीं ऐसा करो, नहीं पॉलिसी बनाओ, साइड करो, उसके बाद बंदे को काम करने दो या फ्री करने दो उसको। ये बात किसने कही? कैपिटलिस्ट सोच रखने वाले हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स विच इज एब्सोल्युटली एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने एक और चीज कही कि देखो ज्यादातर जो डिपेंडिंग होती है ना, हम लोग प्राइसिंग पॉलिसी पर रखें अपना काम। क्या बोला? प्राइसिंग पॉलिसी, जो मैंने आपको ऑलरेडी बात बताई कि what the price of the commodity should be determined। एक प्राइस है किसी भी कमोडिटी का, वो कितना हो मार्केट के अंदर, ये बात कोई और तय ना करे, ना कोई गवर्नमेंट तय करे, ना कोई एनजीओ तय करे, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन तय करे। लेट इट फ्री, ये मार्केट को तय करने दो। मार्केट तय करेगा कि किसका क्या प्राइस होना चाहिए, किसका क्या डिमांड होना चाहिए, किसको प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है। ये सब चीज़ अगर आप छोड़ देते मार्केट के बेसिस पे, तो माइक्रो लेवल पे आपको ये सारी चीज़ें जो है वो समझ में अब आ गई है। माइक्रो में दो चीज आप कर सकते हो, दो प्रकार की थ्योरी पढ़ते हैं, कंज्यूमर बेस्ड थ्योरी और प्रोड्यूसर बेस्ड थ्योरी। कंज्यूमर बेस्ड थ्योरी में कंज्यूमर को क्या चाहिए? सबसे कम पैसा लगा के सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल जाए, करेक्ट टेक्निक। और हमारे प्रोड्यूसर को क्या चाहिए? अच्छे से यूटिलाइज करो रिसोर्सेज को, इफिशियंटली, कॉस्ट को कम रखो, सो दैट उसका प्रॉफिट और का मार्जिन जो है वो अप हो जाए, मतलब बहुत ऊपर हो जाए। इन दोनों की थ्योरी को अगर आप पढ़ लो, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, माइक्रो लेवल पे ये सारी चीजें आप पढ़ने वाले, और क्लास 11th में हमको माइक्रो ही पढ़नी है, मैक्रो क्लास 12th की गेम है। अब ये अगर समझ में आपको आ गया तो जरा आप मैक्रो पे ध्यान लगाओ, आई होप ये क्लियर है। सो गाइस, माइक्रो लेवल आपको समझ में आ गया है कि भी कैसे हम इंडिविजुअली स्टडी करते हैं बिहेवियर को। मैक्रो लेवल पे आ जाओ तो सबसे पहली बात ये समझो कि इसके जो फादर है उनका नाम है जॉन मेनर्ड केन्स। क्या नाम है? जॉन मेनर्ड केन्स या जेन केन्स भी ज्यादातर बोलते हैं। अच्छा, केन भाई साहब को अगर आप देखोगे, ये वीडियो पूरी देखना है, मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना चाहो तो शूट कर सकते हो। आई होप आपको मैं थोड़ा बेसिक से स्क्रैच से करा रहा हूँ, तो जिनको ये नहीं भी पता था ना, आई एम श्योर ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत कुछ पता चल गया होगा और समझ भी आ गया होगा, और डिसीजन लेने में आप थोड़ा सा इकोनॉमिक्स को यूज जरूर करोगे डेली लाइफ में। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करता हूँ, आप कोई भी डिसीजन मेकिंग करो, किसी भी लेवल, छोटे छोटे बड़े से बड़ा, इकोनॉमिक्स को अगर आप ध्यान रखोगे तो बेहतर कर पाओगे, बेहतरीन बन पाओगे। ऐस की नहीं? बिल्कुल सही है। हाँ, अब जरा बात करते हैं कि जॉन मेनर्ड केन्स ने क्या कहा। जॉन मेनर्ड केन्स ने कहा 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया था बेटा। जो बच्चे यूपीएससी का है, जो बच्चे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देने जा रहे हैं ना, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला सेक्शन। एक्चुअली 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया था। डिप्रेशन का मतलब महामंदी। दुनिया में लोगों के पास पैसा ही नहीं था जाकर मार्केट में डिमांड करने का। जैसे अभी रात 4 साल पहले हमने झेला ना, क्या झेला था? कोरोना। उसमें लोगों का एम्प्लॉयमेंट ही नहीं था, करेक्ट। और जब एम्प्लॉयमेंट ही नहीं होगा तो क्या बचेगा? तो कोई बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। जो एम्प्लॉयमेंट नहीं आएगी तो फिर इनकम नहीं आएगी, इनकम नहीं आएगी तो फिर वो मार्केट में डिमांड नहीं करेंगे। इसका मतलब वो सिचुएशन ही रिसेशन या डिप्रेशन की होती है। पता चला कि इसमें दो चीजें एकदम गिर गई, पहला था प्रोडक्शन गिर गया, प्रोडक्शन फॉल एकदम खत्म। दूसरा इनकम, ठीक है, ये दोनों गिर गए। अब अगर यहां ब्रॉडली देखो, 1936 में हमारे केन्स मतलब ये भाई साहब हैं, ये जो हमारे फादर हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के, इन्होंने अपनी एक बुक ली थी। बुक का नाम आपको पता होना चाहिए, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तो जो चीजें आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो वो एक्चुअली में इंडिविजुअल स्टडी नहीं करते हो, सारे इंडिविजुअल लेकर जुड़ जाते हैं और उसको आप माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पर मैक्रो में
इकोनॉमी एज ए होल पढ़ते हो, मतलब पूरी इकोनॉमी को आप पढ़ते हो, न सिर्फ एक बंदे को। पूरी इकोनॉमी किस चीज की डिमांड कर रही है, एग्रीगेट डिमांड क्या, एग्रीगेट सप्लाई क्या, गवर्नमेंट का बजट क्या, फॉरेन सेक्टर में क्या चेंजेस हो रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्या मैकेनिज्म हो रहा है, बात समझ में आ रही नहीं आ रही, एम्प्लॉयमेंट कितना देना है, ग्रोथ कितनी देनी है, ये सारा परसेप्शन इसी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का पिक्चर तब आया जब इन्होंने अपनी बुक लिखी 1936 में, और इसका महसूस हुआ 1929 में। केन्स ने कहा कि देखो होता क्या है कि जो चारों सेक्टर्स है, चाहे वो फर्म हो, चाहे वो हाउस होल्ड हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो फिर फॉरेन के सेक्टर्स हो, विदेशी, ये चारों आपस में बुरी तरह से ऐसे इंडिपेंडेंट है। एक को भी गड़बड़ होती है दूसरे को उसका इम्पैक्ट झेलना पड़ता है, झेलना पड़ता नहीं झेलना को। इस झेलने पड़ने की समस्या को ही हम लोग समझना और पढ़ना चाहते हैं, सो दैट हम लोग डिसीजन अच्छा ले पाए, इजंट इट। अब मैं थोड़ा सा और तुमको आगे बताता हूँ। ग्रेट डिप्रेशन जब आया 1936 में, उन्होंने कहा कि भाई देखो, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे इनकम हो, चाहे ग्रोथ हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, ये सब आपस में कनेक्टेड है। तो हम ये नहीं कर सकते कि पूरी तरह से कैपिटलिस्टिक के हवाले कर दिया, पहले ही सारा मार्केट के हवाले कर दिया, क्योंकि अगर मार्केट के हवाले किया तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, जिनको सच में जरूरत है रिजर्वेशन की, सब्सिडी की, सोशल वेलफेयर में उनको भी जरूरत पड़ती है, तो गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा। इनकी एडवोकेसी की, इनकी वकालत की, हमारे जेएम के इंजरी, दोनों का परसेप्शन आपको समझ में आ गया, बहुत से हुए। अब मैं थोड़ा सा तुमको और आगे ले जाऊं। मुझे इतना बताओ कायदे से कि क्या ये पॉसिबल नहीं है कि आपके पास एकदम लिमिटेड रिसोर्सेस है, यहाँ भी और माइक्रो में भी, और आपको अनलिमिटेड वांट्स पूरी करनी है, इससे पूरी कैसे करोगे? इसको बढ़ने से मैनेज करना पड़ेगा या इसको सही से चॉइस करनी पड़ेगी। तो असल में जो ये प्रॉब्लम है ना इकोनॉमिक्स का, वो प्रॉब्लम है किस चीज़ का? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ मैनेजमेंट। और इसी चॉइस को वो कहे कि मैनेज करने की ज़रूरत क्यों है। पहला, क्यों ज़रूरत है हमें चॉइस करने की या मैनेज करने की? पहला रीज़न सुनो, रिसोर्सेस लिमिटेड है, जो भी चीज़ करनी होती है उसको सही तरीके से यूज़ करना पड़ेगा। दूसरा, इसके अल्टरनेटिव यूजर्स है। समझा दूं मैं, ऑलरेडी मैंने एग्जांपल दिया है टाइम का। मान लो भूमि का टुकड़ा है, एक एकड़ है, कोई किसान है, फार्मर है बड़ा, और उसको उसमें कई प्रकार की प्रोडक्शन करनी है, मान लो उसमें मक्का, गेहूँ, चावल, इस तरीके की क्रॉपिंग करनी है। अब प्रॉब्लम ये है कि वो मक्का ज़्यादा करे, चावल ज़्यादा करे, गेहूँ ज़्यादा करे, कि गेहूँ ही कर दे या चावल ही करे। उस पर्टिकुलर लैंड पर कितना रिसोर्सेस यूटिलाइज करना है, वो डिपेंड किस पर करेगा? इस चीज़ पर कि मार्केट में डिमांड किस चीज़ की है या ना, मार्केट में पसंद किसको किया जा रहा है। उस हिसाब से ये तय होगा कि उस किसान को उस जमीन के टुकड़े का यूटिलाइजेशन कैसे करना है। मेरे पास टाइम है, मैं क्या कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। डे टू डे लाइफ में आपके पास 50 ऑप्शन है, इसके अंदर आपको चुनाव करना होता है, और चुनाव करना भी एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, जिसमें आपको चॉइस मिलती है। और उस चॉइस में देखो, गलत और सही के बीच में चुनाव करना ना, मैं मानता हूँ आसान है। इट इज़ वेरी इजी टू चूज बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग वन, बट इट इज़ वेरी डिलेमा, बहुत धर्म संकट है टू चूज बिटवीन राइट एंड राइट। तो दो चीज़ सही है, उसमें अगर चुनाव करना हो तो प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम से कौन निकल सकता है? आप निकलोगे। क्यों निकलोगे? बिकॉज यू नो द साइकी ऑफ इकोनॉमिक्स, बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स आपको पता है, इसलिए आप निकल जाओगे। एंड आई होप कि आपको ये पूरा यहाँ तक का सेक्शन समझ में अब आ गया होगा। मैंने पहले ही बोला कि चाहे प्रोडक्शन हो, इनकम हो, ग्रोथ हो, ये सब के सब इंटरडिपेंडेंट है, और इंटरडिपेंडेंट होने के नाते मैक्रो में पूरी तरह से मार्केट के हवाले करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, जिसका साफ साफ सबूत 1936 में इनकी बुक के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। सो गाइज, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, थोड़ी लंबी हो गई होगी, देख लेना। वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, और जो बड़े बच्चे कंपटीशन दे रहे हैं उनके साथ भी वीडियो को शेयर करो, उनका भी एडवांटेज होना चाहिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, बहुत बढ़िया टॉपिक लेके आता हूँ, और आपकी वैल्यू एडिशन में आपकी हेल्प करता हूँ। हम दोनों मिलकर आपकी वैल्यू को एकदम ऊपर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहो, अपना ख्याल रखो। जय श्री राम।